नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, यह कहानी है होली में रंग उड़ाते हुए लड़के ने जैसे ही पैसे देते हुए मुखौटा बेचने वाली औरत का चेहरा देखा तो उसके तोते उड़ गए, क्योंकि वह तो आखिर कौन थी वह महिला, आइए जानते हैं। और यह है कहानी का दूसरा भाग, क्योंकि कहानी का पहला भाग कल ही इसी चैनल पर अपलोड किया गया था, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कहानी के दूसरे भाग की ओर। आइए जानते हैं कि विनय के साथ मथुरा में क्या हुआ। कुछ लोगों की आवाज़ें कई बार एक जैसी भी लगती हैं, तो हो सकता है कि उनकी आवाज़ वैसी ही हो। चल कोई ना, तू परेशान मत हो। हम फिर से मंदिरों में एक बार दर्शन करने के लिए चलते हैं और फिर शाम को वापस निकलेंगे ही, ठीक है ना। हमारे सबसे पास में बांके बिहारी का मंदिर ही पड़ेगा, तो हम वहीं चलेंगे, ठीक है ना। वे दोनों आपस में बातें अपने चेहरे से मुखौटा उतार कर ही कर रहे थे कि तभी वह वृद्ध महिला खुले पैसे लेकर आई और बोली, बेटा ये लो पैसे। जैसे ही उसने कहा तो मनीष का ध्यान टूटा और उन्होंने पैसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उस महिला का चेहरा देखकर वे दोनों ही चौंक गए और उस महिला को देखते ही विनय की तो चीख निकल पड़ी। अब क्योंकि उन दोनों के चेहरे पर भी मुखौटा नहीं था, इसीलिए उस महिला ने भी उनका चेहरा देख लिया। चीखते ही विनय उस महिला की ओर बढ़ा और वह महिला भी उसे देखकर रोने लगी। विनय, जिसकी स्थिति पहले से ही बहुत कमज़ोर थी, वह वहीं दहाड़े मार मार कर रोने लगा और बेहोश हो गया। घबराकर उस महिला ने मनीष की मदद ली और विनय को पास ही के अस्पताल में लेकर पहुंची। जैसे ही विनय की आंखें खुलीं तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उस वृद्ध महिला से लिपट गया, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि विनय की माँ थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विनय की माँ यहाँ कैसे पहुँच गईं? यह सब विनय समझ ही नहीं पा रहा था। विनय के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अपनी माँ को देखकर वह बहुत समय तक ऐसे ही रोता रहा। आखिरकार उसकी माँ ने उसे चुप कराया और तब जाकर विनय थोड़ा शांत हुआ और अपने आंसू पोंछते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं ठीक हूँ, पर आप कैसी हैं? आपकी यह हालत कैसे हुई? आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थीं। जब मैंने आखिरी बार आपको गांव में देखा था तब तक तो आप बिल्कुल ठीक ही थीं, और अब देखिए कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप। लगता है जैसे कितने दिन से आपने खाना भी नहीं खाया। और आप यहाँ कैसे पहुँची? और कौन लोग हैं यह जहाँ आप रह रही हैं? प्लीज़ माँ मुझे बताइए, वरना सोच सोच कर मैं ऐसे ही परेशान होता रहूँगा। मेरे दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही है माँ, प्लीज़ मुझे बताइए ना। तब विनय की माँ सुशीला जी ने विनय के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से पुचकारते हुए उसे शांत कराया। बेटा सब कुछ बताऊंगी मैं तुझे, पहले तू थोड़ा शांत हो जा और थोड़ा सा पानी पी ले। इतने दिनों बाद मुझे मेरा बच्चा मिला है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं तुझे दोबारा कभी देख भी पाऊंगी, पर शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया, इसीलिए उन्होंने तुझे मेरे पास भेज दिया, वरना मैं तो अपनी आखिरी इच्छा के साथ शायद यूं ही भगवान के पास चली जाती। तू यह सब छोड़, बिल्कुल परेशान मत हो। पहले आकर यहाँ बैठ। पानी पिएगा तू? रानी बिटिया, थोड़ा सा पानी ला दो। सुशीला जी ने उस घर में आवाज़ लगाई और पानी मांगा, तो उस लड़की ने अंदर अपने घर से पानी लाकर दे दिया। विनय ने पानी पिया और अब तक उसके दोस्त भी वहीं आकर बैठ गए। सब लोगों ने जब सुशीला जी को जीवित देखा तो वह सब बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि आखिरकार उनका दोस्त जिस वजह से इतने समय से परेशान था, आज वह वजह ख़त्म होने वाली थी
और इसीलिए वे लोग खुश थे। विनय के सभी दोस्त भी उसी के साथ बैठे हुए थे और सुशीला जी ने विनय को सच बताना शुरू किया। बेटा, जब तेरे पापा की मौत हुई तब तो तू आया ही था। तेरे पापा की तबीयत भी अचानक खराब होने लगी थी, जिसके कारण मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर से तेरे भाइयों ने और तेरी भाभीयों ने इलाज भी खूब चलवाया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं पड़ रहा था। और आखिरकार तेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। उनकी मौत के बाद तूने तो देखा ही था कि मेरी हालत कैसी हो चुकी थी। तेरे आने से मुझे फिर भी सहारा मिला, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा तू भी नहीं रुक सकता था ना। आखिरकार तेरी भी तो पढ़ाई थी, और फिर जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जाता ना। इसीलिए तो मैंने तुझे वापस भेज दिया था, ताकि तू अपनी पढ़ाई जारी रखे और अपने पापा का सपना पूरा कर सके। तेरे जाने के बाद पूरा घर मुझे सूना सा लगने लगा था। न मेरा खाने का मन करता, न पीने का, कुछ काम करने का मन नहीं करता था। बस अपने कमरे में पड़ी पड़ी रोती रहती थी। उस घर का अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। धीरे धीरे मैंने खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश की। सोचा कि यदि काम में व्यस्त रहूंगी तो इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने सब कुछ वक्त के ऊपर छोड़ दिया। समय बीतने लगा। एक दिन मैं कमरे में सफाई कर रही थी, तब मुझे तेरे पापा के लॉकर की चाबी मिली। मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना जाकर लॉकर को देखा जाए, क्योंकि तेरे पापा ने वह चाबी बहुत संभाल कर रखी थी। इसीलिए मैं वह चाबी लेकर तेरे पापा का लॉकर खोलने लगी और उसमें देखने लगी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। लेकिन मैंने जब वह लॉकर खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस लॉकर में कुछ ऐसा देखा मैंने जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या ऐसा सच में हो सकता है? मैं बार बार खुद से पूछ रही थी, लेकिन उस चीज़ का क्या मतलब था यह मुझे समझ भी ना आया। पर माँ, आपने लॉकर में ऐसा क्या देखा जिसे देखकर आप इतनी चौंक गईं? तो सुशीला जी बोलीं, उस लॉकर में मुझे मेरी कंपनी के कुछ कागजात मिले। तुम्हारे पापा ने जो कंपनी इतनी मेहनत से शुरू की थी, जिसे अब तुम्हारे दोनों भाई मिलकर संभाल रहे थे, वही कंपनी के कागजात मुझे वहाँ मिले। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन कागजात को देखकर ऐसे लगा जैसे उनमें कुछ तो राज छिपा है। मैं तेरे भाइयों को बताए बिना अपने वकील के पास गई और वहां जाकर मैंने वकील साहब से बात की और जानने की कोशिश की कि इन कागजात में क्या है। तब वकील साहब ने जो मुझे बताया, वह सुनकर तो तुझे भी तेरे कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वकील साहब ने मुझे बताया कि वह कागजात कोई नॉर्मल कागज़ नहीं है, वे उस कंपनी के कागज़ थे और उन कागज़ों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। उन कागज़ों को डिटेल्स से देखने पर वकील ने मुझे बताया कि पैसों में बहुत ज़्यादा हेरफेर हुआ है। कंपनी में लाखों का घोटाला किया जा रहा था और उस घोटाले के बारे में कंपनी के कुछ एक मेंबर्स को ही पता होगा। और तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे पापा के अंडर तुम्हारे दोनों भाई ही काम किया करते थे। बाकी कंपनी में न जाने कितने एम्प्लॉयज़ रहते हैं, लेकिन किसी अपने की मर्ज़ी के बिना इतना बड़ा घोटाला होना संभव तो नहीं था ना। बस यही सोचकर मैंने और जानकारी निकालने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे पिता से अपने लिए कंपनी में 50-50% की पार्टनरशिप मांग रहे थे।
उनका कहना था कि पिताजी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर पर बैठिए, सब कुछ अब हम संभाल लेंगे। लेकिन तुम्हारे पापा, जिन्होंने अपनी कंपनी को अपना पूरा जीवन दिया था, वह ऐसे कंपनी जाना कैसे छोड़ सकते थे? और फिर उनके जाने के बाद तो सब कुछ वैसे ही तुम सबका ही होने वाला था ना। बस इसीलिए तुम्हारे पापा ने उन दोनों से बहुत बहस भी की थी शायद, लेकिन फिर भी वे लोग माने नहीं और आपस में ही झगड़ा करने लगे। बताया था मुझे तुम्हारे पापा ने कुछ दिनों पहले इन्हीं बातों को लेकर यह दोनों उनसे झगड़ा भी कर रहे थे और उन्होंने समझाया भी। तो तब तो दोनों ने कहा कि ठीक है, आगे से हम ऐसा ही करेंगे, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन उसके बाद से कंपनी में पैसों का घोटाला होने लगा। दोनों ही अपना अपना करने लगे थे। तब जाकर मुझे यह सच्चाई पता चली थी। तो जब मुझे इतना सब पता चला तो मुझे शक हुआ कि तुम्हारे पापा की मौत वह भी प्राकृतिक थी या किसी की सोची समझी साजिश। बस यही बात मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी कि तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ, कहीं उसके पीछे भी इन दोनों का हाथ तो नहीं। यह सब मैं जानना चाहती थी और इसके लिए मैं जुट गई, इधर उधर से सबूत जुटाने में, अपनी बहू पर और बेटों पर नज़र रखने लगी। एक दिन मैंने बेटे और बहू की बातें सुन ली। दोनों कहने लगे कि मोहित, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारे पापा माने नहीं और हमने जो प्लान बनाया था वह प्लान भी मुझे काम करता हुआ नज़र नहीं आता। यहाँ हम सोचे बैठे थे कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद जायदाद हमें खुद ब खुद ही मिल जाएगी, लेकिन अब तुम्हारी उस माँ की चाकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे बाप की सारी जायदाद तो उनके नाम आ जाएगी ना। तो मोहित बोला, कोई नहीं, तो जैसे पापा को ठिकाने लगाया वैसे उनका भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। यह बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, लेकिन मैं चुपचाप वहाँ से आ गई। फिर यह लोग मुझे घुमाने के बहाने से घर से लेकर निकले। मैंने कोशिश की कि मैं हमेशा उनके साथ ही रहूं। फिर यह लोग मुझे मथुरा लेकर आए और यही मौका देखकर मैं इनके चंगुल से भाग निकली, वरना मुझे नहीं पता कि वे लोग मुझे क्या करने वाले थे। और बस उसके बाद से मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूँ। अच्छा, भैया भाभी इतना गिर सकते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर वे लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हैं? अगर उन्हें आप लोगों से इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो वह मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? या उन लोगों को सच में मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तब सुशीला जी ने बताया कि वे लोग अपनी मर्जी से विनय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, बल्कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि विनय के पिता की मौत के बाद उनका सेकंड नॉमिनी तो विनय ही था। उन्होंने अपने सभी कागजात में अपनी पत्नी के बाद विनय का ही नाम डलवाया था। इसीलिए वे लोग विनय की इतनी सेवा करते थे, उसका इतना ध्यान रखते थे, ताकि वह खुशी खुशी अपना सब कुछ उन्हें सौंप दे। विनय को जब यह सब पता चला तो वह गुस्से से बौखला गया और अपनी माँ को अपने साथ लेकर घर वापस जाने लगा। माँ, अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि आपका यह छोटा सा बेटा क्या क्या करता है। इतना कहकर विनय ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें साथ लेकर अपने शहर चला आया। फिर वह अपनी माँ को साथ लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां जाकर अपने भाइयों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई और अपने पिता की हत्या का इल्ज़ाम लगाकर केस आगे बढ़ाने को कहा। गवाह के तौर पर उसकी माँ मौजूद थीं, जिन्होंने सब कुछ अपने कानों से सुना था, जिसका मोहित, सुलेखा और कीर्ति में से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। उन चारों को
ऐसा सरप्राइज मिलेगा, यह तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। दरवाजा खुलते ही चारों के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। पुलिस को देखते ही रजत और कीर्ति ने भागने की कोशिश की और मोहित, जो कि अपने कमरे में था, वह भी कमरे से भागने लगा। लेकिन बाहर खड़े हुए पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोचा और साथ ही रजत और कीर्ति को भी पकड़ लिया और उन चारों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और आगे की कार्यवाही की। उन्होंने अपने माता पिता के साथ जो घटिया काम किया, उसके लिए उन्हें जितनी कड़ी सज़ा दी जाती उतनी कम थी। लेकिन उन्होंने अपने पिता की हत्या की साजिश की, जिसके लिए दोनों बेटों और दोनों बहुओं को 14-14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। हाथ जोड़कर वे रोते गिड़गिड़ाते रहे। लेकिन अब सुशीला जी ने उन चारों में से किसी को भी माफ़ नहीं किया और उनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। कहा कि मेरा आज के बाद तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। ना मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना तुम मेरी औलाद हो। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरे पति को मुझसे दूर करने वाली औलाद मेरी औलाद नहीं हो सकती। अरे, इतनी भी क्या जल्दी थी पैसों को हड़पने या हथियाने की? अंत में तो आखिरकार सब कुछ तुम्हें ही मिलना था ना। फिर क्या ज़रूरत थी मेरा सुहाग मिटाने की? तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुशीला जी ने उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और विनय के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। अब उनके परिवार में केवल वे और विनय ही थे और वे दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। विनय ने जल्दी ही सारा कारोबार संभाल लिया और अपने पिता का नाम रोशन किया और अपने पिता के कातिलों को सज़ा दिलाकर अपनी माँ का जीवन संवारा और उनका ध्यान रखा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके जाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यह था कहानी का दूसरा भाग। कहानी का पहला भाग यदि अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करें या फिर कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।